हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में हो ना? हाँ सर, हम बहुत मजे में हैं। चलिए भाई, अच्छी बात है। मेरा नाम है विवेक तिवारी और रिसेंटली हम जो कर रहे हैं चैप्टर, उसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर। सर ये क्या होता है? तो न्यूटन ने क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट करा। तो एक्सपेरिमेंट में उसने क्या देखा कि यहाँ से किसी प्रिज्म में वाइट लाइट एंटर हुई है और स्क्रीन पर उसको यहाँ पर जाकर कौन सी लाइट मिली? वाइट लाइट मिली। सर ये कैसा पॉसिबल है? आपने तो बताया था वाइट लाइट जब भी प्रिज्म में एंटर होती है वो कितने 7 कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ भाई ऐसा ही है, लेकिन अब एक्सपेरिमेंट है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट है उसमें न्यूटन ने क्या करा, एक प्रिज्म को सीधा रख दिया और दूसरे प्रिज्म को कैसा रख दिया बच्चों? उल्टा रख दिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, वाइट लाइट गई पहले प्रिज्म में और 7 कलर्स में कन्वर्ट हो गई। नीचे वॉयलेट और ऊपर कौन सा? रेड, बेबग्योर। ठीक है सर, ये तो पता है हमें। नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा लास्ट वाले लेक्चर की, तो आप लोग देख लेना उसे। ठीक है। अब देखिए वॉयलेट कलर ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया और यहाँ से रिफ्रैक्ट होके और दोनों कंबाइन हो गए और फिर से क्या बन गई भाई? वाइट लाइट बन गई। तो न्यूटन को स्क्रीन पर कौन सी लाइट दिखी? वाइट लाइट दिखी। सर ये न्यूटन बार बार आ जाता है, ये है कौन न्यूटन? ठीक है भाई, तो ये न्यूटन सरनेम है भाई। ठीक है। और जो आपने 9th क्लास में लॉ ऑफ फोर्स ऑफ जो न्यूटन के 3 लॉ पढ़े थे वो आइजैक न्यूटन थे। ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट न्यूटन्स आएंगे टाइम के साथ में। चलिए इसका कॉज देख लेते हैं, कॉज जरूर इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए द बेंडिंग ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड प्रिज्म इज इक्विवेलेंट अपोजिट टू द रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट प्रिज्म। देखिए इसमें रिफ्रैक्शन दोनों जो प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होगा वो एक दूसरे के क्या होगा? अपोजिट होगा। और टोटल रिफ्रैक्शन जब एक दूसरे के अपोजिट हो रहा है, टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वाइट लाइट जैसी एंटर हुई थी वैसे की वैसी आपको स्क्रीन पर वाइट लाइट मिल जाएगी। तो भाई ये हुआ है हमारा न्यूटन का एक्सपेरिमेंट, जिस टॉपिक का नाम क्या था? रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। चलो अब देखते हैं भाई रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो रेनबो फॉर्मेशन के बारे में कुछ इंसिडेंट जान लेते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, बरसात के दिनों में हमें ऐसा लगता है बारिश नहीं हो रही होती है, लेकिन उसी टाइम पर छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, इतने छोटे 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 ड्रॉपलेट्स वहाँ पर गिर रहे होते हैं। ठीक है। तो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं नहीं वाटर के, वो किसके जैसा काम करते हैं? प्रिज्म के जैसा काम करते हैं। तो जब वो प्रिज्म के जैसा काम करेंगे तो हमारा काम बन गया भाई, वाइट लाइट कन्वर्ट इनटू अ 7 कलर। ठीक है सर। तो चलिए रेनबो फॉर्मेशन समझते हैं। यहाँ पर ये है सन और ये है वाटर ड्रॉप। सर वाटर ड्रॉप बड़ी हो गई, सन छोटा हो गया, ये हमारी इमेजिनेशन है, मान लो भाई। ठीक है, समझना है ना? ठीक है। तो ये सन है और ये हमारी वाटर ड्रॉप है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये वाइट लाइट वाटर ड्रॉप में गई। ये वाटर ड्रॉप किसके जैसा काम कर रहा था? प्रिज्म के जैसा कर रहा था। किसके जैसा कर रहा था भाई? प्रिज्म के जैसा कर रहा था। ठीक है। तो ये प्रिज्म। ठीक है। चलो अब इसके बाद में देख लेते हैं भाई, जैसे ही व्हाइट लाइट इसमें एंटर हुई तो यहाँ पर डिस्पर्जन होगा और ये कितने कलर्स में कन्वर्ट हो जाएगी? 7। ये देखिए वॉयलेट और रेड। सर बाकी के कहाँ गए? अरे भाई इतने नहीं बना सकते, कचड़ा थोड़ी करना है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये वॉयलेट और रेड यहाँ से गया और यहाँ से टकरा के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है। और ये यहाँ से गया रेड और वॉयलेट और यहाँ पर बढ़िया सा रेनबो बन गया। और रेनबो, अच्छा रेनबो हेमी स्फीयर होता है क्या? स्फीयर, रेनबो पूरा स्फीयर होता है, लेकिन हमें कैसा दिखता है? हेमी स्फीयर। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ रीजन्स देख लेते हैं भाई। देखिए जब यहाँ पर वाइट लाइट आती है तो यहाँ पर डिस्पर्जन तो हो रहा होता, डिस्पर्जन तो मतलब होता ही है, लेकिन यहाँ पर एक और इंसिडेंट होता है अपना रिफ्रैक्शन। कौन सा होता है? रिफ्रैक्शन। ये हल्की सी रे यहाँ पर मुड़ जाएगी। एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छा डायग्राम बना है, मुझसे भी अच्छा, वो देख लेने एक बार। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन और यहाँ पर जाकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
टोटल मतलब टोटल ये बाउंसिंग बैक हो गई ये देखिए। और यहाँ पर एक बार और अपना फिर से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, और ये रेड आया, ये वॉयलेट आया, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, रेनबो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसके कॉजेस देख लो फटाफट। तो अच्छा हाँ, रेनबो फॉर्मेशन दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन और एक दूसरा सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन कर रहे हैं, सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन आपको मिलेगा 12th क्लास में। ठीक है भाई, तो इसके रीजन्स क्या क्या होते हैं भाई रेनबो फॉर्मेशन, प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन के, टू रिफ्रैक्शन, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, और इसके बाद में एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल ये देखिए, ये यहाँ पर इन पॉइंट्स पर एक बार यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। चलिए भाई, तो ये हमारा हुआ है रेनबो फॉर्मेशन, और इसका जो रीजन है वो मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो बढ़िया एग्जाम में अच्छे से लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो एटमॉस्फेयर की वजह से होता है सर, कैसे होता है? देखिए, जब भी कोई रे ऑफ लाइट होती है, जब वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जाती है तो वो बार बार रिफ्रैक्ट होती है, मल्टीपल टाइम, मतलब बोल सकते हैं वो रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब रे का बार बार मुड़ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कैसा भाई, डेफिनेशन देख लो, when light rays goes from different medium it show multiple refraction due to it, this is called atmospheric refraction। तो जब भी कभी कोई लाइट रे कोई अपने मीडियम में जाएगी तो वो क्या होगी, रिफ्रैक्शन शो करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलेंगे, मतलब लाइट का मुड़ना। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हल्का सा मुड़ना। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। सबसे पहला आएगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का जो रीजन होता है सॉलिड, वो होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बच्चों क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सर कैसे होता है, हमें फटाफट बता दो। तो देख लेते हैं भाई, ये अर्थ है और इस अर्थ पर आपके विवेक सर खड़े हैं, क्योंकि अकेले विवेक सर की अर्थ है, अरे ऐसा नहीं है, आपकी भी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जरा, ये हमारा क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एटमॉस्फेयर। अब इसके बाद में एक और बात आप ध्यान से सुनेंगे, जो स्टार होते हैं, स्टार वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, नहीं तो पास में होते तो आप तारों को ऐसे स्टार को तोड़ करके तो ले भाई रख ले, ये स्टार है मेरा, ठीक है, तेरे लिए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, बहुत दूर है भाई। ठीक है, तो ये स्टार जो है वहां पर, ये डायग्राम मैंने समझाने के लिए बताया, ये एग्जाम में मत कर देना। ठीक है, नहीं तो वो काट दे चेक करने वाला। ठीक है, ये समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये स्टार है मान लो यहाँ पर, तो ये है रेयर मीडियम, और ये मैं एटमॉस्फेयर में खड़ा होकर इसे देख रहा हूँ, तो ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर स्टार की ये है एक्चुअल पोजीशन, तो यहाँ से एक कोई रे आई रेयर मीडियम से, और कौन से मीडियम में गई बच्चों, डेंसर मीडियम में गई। कौन से मीडियम में गई, डेंसर मीडियम में। ये हमने मान लिया नॉर्मल, ये क्या है भाई, हमारा नॉर्मल है। ठीक है, तो जब भी कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट विल टूवर्ड्स द नॉर्मल, कौन सी साइड मुड़ जाती है, वो नॉर्मल की साइड। और फिर ये रे अपीयर्स हो गई यहाँ पर एक और स्टार की पोजीशन फॉर्म हो गई, जिसको हम बोलेंगे एपेरेंट पोजीशन, मतलब एपेरेंट पोजीशन का मतलब भ्रम टाइप का हो जाना, देखना वैसा। ठीक है, तो अपीयर्स पोजीशन भी बोलते हैं हम उसे। तो विवेक सर ये स्टार देखेंगे कभी, उन्हें रिफ्रैक्शन की वजह से ये देखेगा तो उन्हें कैसा लगेगा विवेक सर को आपके, कि स्टार क्या कर रहा है, ट्विंकलिंग कर रहा है। ठीक है, तो कभी ये पोजीशन कभी ये पोजीशन। ठीक है, तो स्टार कैसा दिखेगा, ट्विंकलिंग करता हुआ दिखेगा। ये जो रेज है वो डिफरेंट मीडियम से होती हुई जाएगी, तो बार बार रिफ्रैक्ट होगी, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अपना क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस वजह से भी अपना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पॉसिबल होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ सर बहुत अच्छे से आ रहा है। एक बार कमेंट आया सर इम्प्रूव योर कॉमेडी, अरे भाई आपको ऐसा लगना चाहिए था सर इम्प्रूव योर टीचिंग, तो भी मुझे अच्छा लगता। ठीक है, इम्प्रूव योर कॉमेडी, कॉमेडियन थोड़ी बनना है मुझे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जरा
वाई डोंट प्लैनेट ट्विंकल, ठीक है भाई, प्लैनेट क्यों नहीं टिमटिमाते, ट्विंकल क्यों नहीं करते प्लैनेट। तो देखिए सबसे पहली बात है बिकॉज दे आर क्लोजर टू अर्थ, अब वो अर्थ के पास में होते हैं, जैसे सन हो गया, मून हो गया, ये सब अपने अर्थ के क्या हैं, पास हैं, क्लोजर हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन वन सोर्स ऑफ लाइट नलीफाई द इफेक्ट ऑफ अदर सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पर अदर सोर्स ऑफ लाइट, हैंस ओवरऑल ब्राइटनेस ऑफ द प्लैनेट सेम, तो दैट्स वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ सर, आपने तो फटाफट पढ़ दिया, समझाते हैं भाई। देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये होना ही होना है, ठीक है। क्या होता है, जैसा मान लीजिए एक सोर्स ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन करना भी चाह रहा है, ठीक है, तो दूसरा सोर्स ऑफ लाइट उसकी क्या कर देता है, पोपट कर देता है, पोपट मतलब उसको कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो ओवरऑल ब्राइटनेस क्या हो जाती है बच्चों, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए प्लैनेट क्या नहीं करते, ट्विंकलिंग नहीं करते, क्योंकि एक सोर्स अपना यदि रिफ्रैक्शन करना भी चाहेगा तो दूसरा उसे क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। जैसे 50 आ रहे थे, 50 रेज आ रही थी, तो 50 ने उनको क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया। नलीफाई वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, उनको मतलब जीरो कर देना, ठीक है। चलिए, तो इसलिए प्लैनेट अपने ट्विंकल नहीं करते। अब तीसरा है भाई एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। क्या होता है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का क्या मतलब होता है, सन इज विजिबल बिफोर 2 मिनट सनराइज, सन जो है वो सनराइज से 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है, एंड विजिबल आफ्टर 2 मिनट सनसेट, और सनसेट के 2 मिनट बाद तक हमें दिखता रहता है। ऐसा क्यों भाई, ये चमत्कार कैसे हुआ। चलो भाई, ये भी इसका भी सॉलिड रीजन है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हुआ। सर बताइए, देखिए भाई ये है सन, ये है इसकी एक्चुअल पोजीशन और ये है इसकी अपेरेंट पोजीशन। अब मान लीजिए, देखिए ये है हमारा वही रेयर मीडियम और ये हमारा कौन सा है, डेंसर मीडियम। यहाँ से ये अपनी रे आई कौन से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, वही एडबल टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और ये देखिए फिर वो रे का जो अपीयर्स फॉर्म है वो पीछे चला गया और यहाँ पर सन की ए पेरेंट पोजीशन हमें देखने लगी, मतलब 2 मिनट पहले ही ऐसे देखने लगेगी। लेकिन ट्विंकलिंग मत कर देना, ट्विंकलिंग नहीं होगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये प्लैनेट है और प्लैनेट ट्विंकलिंग नहीं करते, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन लाइन का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है भाई। कौन सा रोल सर, ये हॉरिजॉन लाइन क्या होती है, कभी आप बिल्कुल खाली ग्राउंड में जाना और खड़े होना, ठीक है, और वहां से आप स्काई को देखना, तो आपको ऐसा लगेगा जो स्काई है वो गिर रहा है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन लाइन की वजह से ऐसा होता है। क्या होता है, जैसे मान लो आप ग्राउंड में खड़े हुए हैं तो यहाँ पर पेड़ प्लांट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, एक हॉरिजॉन लाइन बन जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो स्काई होता है वो हमें गिरता हुआ दिखता है। तो लेकिन यहाँ पर स्काई लाइन जो हॉरिजॉन लाइन है उससे ऊपर 2 मिनट पहले ही हमें क्या होगा, सन अपीयर्स होने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, वही ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ये अपना एटमॉस्फेयर है, डस्ट के, एयर के, ये सब के पार्टिकल्स हैं, तो रेज ऑफ लाइट क्या होता है, यहाँ पर आके इससे कोलाइड होकर डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ने लगती हैं। जैसे यहाँ से आई, यहाँ चली गई, तो इसको अपन बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये देखिए यहाँ से यहाँ चली गई, ठीक है। तो टेनी पार्टिकल से जो लाइट रेज होती हैं वो कोलाइड होने के बाद में डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। सीबी रमन ने इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बेस पे दिया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन पे इम्पॉर्टेंट अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और इसीलिए उन्हें 1920 में नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और वो एक इंडियन साइंटिस्ट थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में स्कैटरिंग ऑफ लाइट अपनी हो गई, मतलब लाइट रेज जो होती हैं वो टेनी पार्टिकल से टकराने के बाद में डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लॉ बता रहा हूँ, रैले लॉ।
रैले लॉ भाई क्या होता है भाई, ये रैले लॉ समझा दीजिए, समझाना सर जल्दी से फटाफट। देखिए रैले लॉ ये बोलता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मैं बोल रहा हूं जल्दी फटाफट लिख लेना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ। सर इसका क्या मतलब हुआ, फोर्थ पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ? चलो भाई बता देता हूं जल्दी फटाफट, इसको समझा देता हूं प्यारे बच्चों को। देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगी, कम। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी तो वेवलेंथ बच्चों क्या होगी, ज्यादा। सर समझ में नहीं आया, ये क्या बोल दिया आपने? चलिए भाई दूसरे तरीके से बताता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा वेवग्योर, ठीक है, ये मैंने लिखा वेवग्योर। अब आपको पता है इन कलर्स की वेवलेंथ शॉर्ट होती है, तो इन कलर की वेवलेंथ क्या हो गई, शॉर्ट, तो इनकी स्कैटरिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा फास्ट होगी, ठीक है। तो ये कलर्स बहुत तेजी से स्केटर करते हैं, ठीक है। और ये जो रेड कलर है, मोस्टली हम देखें रेड कलर, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा। तो वेवलेंथ अपनी इसकी क्या हो गई, ज्यादा। तो जो रेड कलर होता है वो धीरे से स्केटर करता है या बहुत कम स्कैटर करता है, ठीक है। तो ये रैले लॉ ने बताया, ठीक है भाई। तो जिनकी वेवलेंथ ज्यादा उनकी स्कैटरिंग कम होगी, और जिनकी वेवलेंथ कम उनकी स्कैटरिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो कवर करूँगा, तो पढ़ते रहिए बच्चों। थैंक यू सो मच।